बेटा पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यदि एक अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस की तरफ हेड ऑन कोलिजन के लिए भेजा जाए, यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2e, न्यूक्लियस है उसका चार्ज है Ze, जहां Z है एटॉमिक नंबर। तो पहले वेलोसिटी रिड्यूस होगी और रिड्यूस होगी और रिड्यूस होगी और रुक जाएगा। जिस जगह ये इंस्टेंटली रुकेगा उस जगह पर न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेसिकली इट इज ऑन फॉर न्यूमेरिकल्स। शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां आके खत्म हो गई, लेकिन हम तो जानते बेटा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो खत्म कैसे हो गई? तो बेटा खत्म नहीं हुई, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। जो शुरू में काइनेटिक थी बाद में इन दोनों की पोटेंशियल बन गई। पोटेंशियल एनर्जी होती है ना दो चार्जेस की, 1/4πε0 q1 q2 अपना। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ mv², जहां m है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी खो गई, बाद में पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इन दोनों के बीच में कितनी होगी? 1/4πε0 को स्मॉल के लिख देता हूं। इस चैप्टर में जहां भी मैं स्मॉल के लिखूं तो मैं 1/4πε0 लिख रहा हूं। तो k q1 यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, q2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अपॉन r0 दोनों की डिस्टेंस, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। इस फॉर्मूले से r0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? r0 की वैल्यू होगी 2kZe², 2kZe² अपॉन हाफ mv²। यही हाफ mv² में चाहूं तो मैं 2 ऊपर ले जा सकता था, k को 1/4πε0 रख सकता था। मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जो याद करने में आसान है, 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। मान लो न्यूमेरिकल के समय आ भी गया तो आप शुरू में काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के बराबर रख के एक ही लाइन में फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। बस ध्यान क्या रखना है कि शुरू की काइनेटिक बाद में पोटेंशियल के बराबर होगी। तो बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। अब आता है इंपैक्ट पैरामीटर। अच्छा, इस बीच में एक काम करना, अब 3 दिन चलेंगे न्यूमेरिकल एटम्स के, कल से 3 दिन। जब तक एटम्स के न्यूमेरिकल चलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की थ्योरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि फिर उसके भी न्यूमेरिकल 2 दिन में निपट जाएंगे, 2 से 3 दिन में। तो जब तक हमारी इसकी थ्योरी चलेगी, न्यूमेरिकल चलेंगे, तब तक आप रोज रिवाइज करोगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अगला तो समझ में आ गया। अब आता है इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। मान लो बेटा ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट हो रही है। जो अल्फा पार्टिकल सीधे सेंटर की तरफ आता है वो बनाता है हेड ऑन कोलिजन करता है। इसके पाथ को बोलते हैं सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन, इसका न्यूक्लियस पे जबरदस्त इंपैक्ट होता है। न्यूक्लियस अपनी जगह से हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जब ये 2 प्लस पास में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो तो स्लो हो जाएगा, लेकिन ये तो हिल जाएगा, तो इस पर इंपैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है सेंट्रल लाइन पर जो आ रहा है अल्फा पार्टिकल, यानी हेड ऑन कोलिजन जो करने आ रहा है, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आ रहा है उसका। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कुछ दूर आते हैं वो अपने रास्ते से लार्ज एंगल पर डेविएट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो इंपैक्ट इसका भी इस पर पड़ेगा। ये हिलेगा अपनी जगह पर लेकिन कम पड़ेगा। सेंटर वाला तो इसे बिल्कुल झकझोर के रख देता है, लेकिन सेंटर से जो कुछ दूर आ रहा है बी डिस्टेंस पर, वो कम इंपैक्ट डालता है। और दूर आने वाला अल्फा पार्टिकल और कम इंपैक्ट डालता है। प्लस और प्लस में रिपल्जन होता है, हिलता है, ना के बराबर खासा हिलता है, लेकिन इंपैक्ट इस पे भी पड़ता है। और दूर आने वाले अल्फा पार्टिकल का तो इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंपैक्ट कम होगा,
ये डिस्टेंस और बढ़ेगी तो इंपैक्ट और कम होगा। जो सेंट्रल लाइन से आएगा वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, सेंट्रल लाइन से कुछ दूर आएगा तो कम इंपैक्ट डालेगा, और दूर आएगा और कम। यानी कि ये डिस्टेंस इंपैक्ट का पैरामीटर है। इस डिस्टेंस से आइडिया लग जाता है कि इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा या वीक। यदि ये डिस्टेंस कम है तो इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो इंपैक्ट वीक होगा। इसी डिस्टेंस को इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है kZe² cot θ/2 डिवाइडेड बाय हाफ mv²। इसका कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, और इंपैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस है जो हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा है अल्फा पार्टिकल, वहां उसके पाथ से दूसरे अल्फा पार्टिकल के पाथ के बीच की डिस्टेंस है। तो इसकी यूनिट मीटर में आती है। इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि सिंबल है बी, और इसकी यूनिट होती है मीटर्स में। बाकी तो मतलब लेंथ वाली डायमेंशन है, लेंथ वाली यूनिट है। मीटर तो मैंने एसआई में बता दिया, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, किसी में भी आप दे सकते हो। जहां k क्या है 1/4πε0 9 × 10⁹ z क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, थीटा क्या है डिफ्लेक्शन। ये अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से जितना एंगल मुड़ गया, भाई यदि ये न्यूक्लियस ना होता तो ये इधर जाता, और इधर जाने की बजाय इधर चला गया, तो जितने एंगल मुड़ गया वही थीटा यहां रखना है, डिफ्लेक्शन या डेविएशन। और हाफ mv² क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं। ये भी न्यूमेरिकल के लिए है, और ऑब्वियसली ये तो फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा आपको काइनेटिक एनर्जी का, वो इंपैक्ट पैरामीटर का। इसमें जब न्यूमेरिकल आए तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला kZe² cot θ/2 डिवाइडेड बाय हाफ mv²। क्या फॉर्मूला kZe² cot θ/2 डिवाइडेड बाय हाफ mv²। अब इसके बाद अगले टॉपिक में फिजन और फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं जब सिलेबस में है तो बोलना तो है ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं। मेरे बेटा फिजन क्या होता है, किसी हैवी न्यूक्लियस का टूटना। जैसे यूरेनियम के ऊपर कोई न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर जाए तो ये टूट जाता है, बनते हैं बेरियम, क्रिप्टन, और निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ये है फिजन। फ्यूजन क्या है, फ्यूजन होता है और साथ में रिलीज होती है एनर्जी। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन टकरा जाए तो बनते हैं बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड के पार्टिकल्स का मास निकालोगे तो ज्यादा आएगा, राइट हैंड साइड के जो बचे हुए हैं उनका मास निकालोगे तो कम आएगा। यानी यहां इस प्रोसेस में कुछ मास लॉस होता है, और जो मास लॉस होता है वो बन जाता है एनर्जी, और वो एनर्जी होती है मास लॉस्ट, यानी कि डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा m इंटू c², ये एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, इसी तरह से यदि मान लो 2 एटम, छोटे छोटे एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर के एक बड़ा एटम बना ले, तो वो फ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। जैसे सन के अंदर चलता है कि पता चला 1h2 और 1h2 मिलकर के बन गए 2He4। इस प्रोसेस में भी काफी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड के मास से हमेशा ज्यादा होता है, और यदि मास ज्यादा होगा तो इसका मतलब यहां कुछ मास लॉस हुआ है, और जो मास लॉस हुआ है वो एनर्जी में बदलेगा। आपको इस तरह के न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, तुमसे पूछेंगे कि बताओ प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के मास निकाल लेना टोटल, फिर राइट हैंड साइड के टोटल मास निकाल लेना, फिर निकालना मास लॉस्ट। जब मास लॉस्ट आ जाए तो मास लॉस्ट या तो किलोग्राम में आएगा या एएमयू में।
यदि मास लॉस्ट किलोग्राम में आ जाए तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां मास लॉस्ट को रख देना इन किलोग्राम जितना भी लॉस हुआ है, और सी स्पीड ऑफ लाइट को रख देना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी मास लॉस्ट एएमयू में आ जाता है, एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। यदि एएमयू में मास लॉस्ट आ जाए तो फॉर्मूला लगाना एनर्जी का डेल्टा एम इंटू 931.5। ये कब लगेगा, जब मास लॉस्ट एएमयू में आया हुआ है। भाई या तो मास लॉस्ट किलोग्राम में आएगा या मास लॉस्ट एएमयू में आएगा। यदि मास लॉस्ट किलोग्राम में आए तो एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से निकलेगी, और इसका जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। ध्यान से सुन लो न्यूमेरिकल के लिए। मास लॉस्ट यदि किलोग्राम में आए तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगाना, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट रख देना, और जो आंसर आएगा जूल्स में आएगा। लेकिन यदि मास लॉस्ट एएमयू में आए, एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसे 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, और तब आंसर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जहां 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होता है। तो क्या सीखा कि यदि डेल्टा एम किलोग्राम में है, आखिरी बार बोल करके खत्म कर रहा हूं, यदि डेल्टा एम किलोग्राम में है तो मैं हमेशा एनर्जी कितनी रिलीज होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से निकालूंगा और जूल्स में आंसर आएगा। लेकिन यदि एग्जाम में कहा नहीं जी एमईवी में निकालो, तो मैं इस जूल में आएगा, जूल को एमईवी बनाने के लिए डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -13 कर दूंगा, तो एमईवी में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि मास लॉस्ट एएमयू में आए तो मैं उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा एनर्जी रिलीज का, और वो आंसर आएगा एमईवी में। लेकिन यदि कहें कि जूल में बताओ, तो एमईवी को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी -13 ही था, ठीक है बेटा, तो इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फिजन और फ्यूजन के बारे में आपने समझ लिया। अब आते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, एटम बम। बेटा चेन रिएक्शन दो तरह की होती है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अच्छा, यदि कोई टॉपिक आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करा दिया हो, सिलेबस तो मैं बार बार चेक कर रहा हूं, कोई सा रह ना जाए, करवा दिया हो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज देना, न्यूमेरिकल्स के साथ बता दूंगा या अलग से लाइव बना दूंगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मेरे बेटा मान लो यूरेनियम है, यूरेनियम में बड़ी एटम बम कैसे बन जाता है, हजारों लाखों लोग कैसे मर जाते हैं। आप यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन मारते हैं तो ब्लास्ट होता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को टकराते हैं और ब्लास्ट करते हैं, और हर एक में से 3-3 यूरेनियम निकलते हैं, तो न्यूट्रॉन 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस तरह से 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम एटम्स को हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और हर एक में से 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। मैं बना नहीं रहा, यानी एक न्यूट्रॉन से एक एटम फटा, फिर 3 एटम फटे, फिर 9 एटम फटे, फिर 27 एटम होंगे, फिर 81 एटम होंगे। तो बड़ी तेजी से ये प्रोसेस चलता है। इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से एंड सो ऑन। बहुत ही फास्ट एक्शन होता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि एक बार किसी यूरेनियम के भंडार में न्यूट्रॉन टकरा जाए तो फिर सारा यूरेनियम ऑलमोस्ट इंस्टेंटली फट जाता है, और यही कहलाता है एटम बम। और इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, एक साथ बड़ी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी कि वो मास डिस्ट्रक्शन कर देती है। याद होगा आपको हिरोशिमा नागासाकी पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, क्या हाल हुआ था। न्यूक्लियर बॉम्ब खतरनाक क्यों होते हैं, ये 3 तरफा मार करते हैं। पहली मार तो जिस समय बम फटता है जबरदस्त हीट पैदा होती है, उससे मर जाते हैं लोग। जो बच गए दूर दूर
तो इसमें रेडिएशन निकलता है, हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशन। वो रेडिएशन लोगों के डीएनए को तोड़ देता है, लोग बीमार हो जाते हैं, उनमें जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और सदियों तक, सदियों का मतलब बहुत लंबे सेंचुरीज तक वहां के लोग डिफेक्टेड होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरा अटैक हुआ जो सैकड़ों साल तक रहता है। तीसरा अटैक न्यूक्लियर विंटर, जिस समय हमारी अर्थ पर न्यूक्लियर अटैक होगा अब की बार, पहले तो बहुत छोटे छोटे बम थे, लिटिल बॉय, अब यदि न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा माइक्रो डस्ट बनके एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाएगा। माइक्रो डस्ट वो धूल होती है जो इतनी हल्की होती है कि पूरे एटमॉस्फेयर पे से नीचे गिरती नहीं, ऊपर ही तैरती रहती है अपथ्रस्ट से। कई लोग कहते हैं ऐसी भी मिट्टी होती है जो नीचे ना गिरे। पता नहीं तुमने कभी देखा नहीं देखा, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दो और उसमें एक छोटी सी गरारी से लाइट आ रही हो, तुम लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए देखोगे, यही माइक्रो डस्ट है, हवा से हल्की डस्ट। इनका वेट इतना कम होता है कि वो एटमॉस्फेयर में तैरते ही रहते हैं, नीचे सेटल ही नहीं होते। एक दो दिन नहीं, महीनों सालों तक तैरते ही रहते हैं, कभी भी आप देखोगे। तो ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा यदि फ्यूचर में कभी हुआ, तो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इतना महीन पिस जाएगा, माइक्रो डस्ट बन जाएगा और ब्लास्ट के साथ एटमॉस्फेयर के टॉप पे चला जाएगा और वो नीचे नहीं उतरेगा, डेकेड्स तक ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इस फ्लोट करने से सन की लाइट अर्थ पर आनी बंद हो जाएगी और जब सन की लाइट अर्थ पर आनी बंद हो जाएगी तो यहां पड़ेगी जबरदस्त ठंड, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा और फिर सैकड़ों साल में धीरे धीरे कभी तो सेटल होगी, क्योंकि अर्थ इज एक्टिव प्लेनेट। जब ये डस्ट कभी सेटल होगी, सनलाइट आएगी, तब सही होगा। यानी अभी इसीलिए तो लोग डरते हैं न्यूक्लियर वॉर से। एक तो ब्लास्ट होते ही मरे लोग गर्मी से, धमाके से, फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन से मरे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर विंटर से मरे। भाई जब इतनी ठंड हो जाएगी, वहां खेती नहीं हो पाएगी, तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? सनलाइट आएगी नहीं डेकेड्स तक। तो न्यूक्लियर विंटर ये है। तो मैंने आपको बता दिया चेन रिएक्शन, इसमें बहुत जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एक एटम का ब्लास्ट हुआ, फिर 3 हुए, फिर 9 हुए, फिर और होते गए। अब आता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर आज हमारे लगभग लगभग बहुत सारे देशों में है, इंडिया में भी है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसी प्रोसेस को कंट्रोल्ड वे में करते हैं। एनर्जी एक साथ ना निकले उसके इंतजाम किए जाते हैं कि एक एटम फटा, फिर 3 एटम फटे, फिर 9 एटम फटे, फिर 27 एटम फटे, ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमने एक डिवाइस बना रखी है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लूप्रिंट क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 तरह की रॉड होती हैं। पहली रॉड होती है फ्यूल रॉड, ये है फ्यूल रॉड जो यूरेनियम की बनी हुई है, फ्यूल रॉड। दूसरी रॉड होती है बोरॉन या कैडमियम की रॉड। बोरॉन या कैडमियम ये एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इन्हें बोलते हैं एब्जॉर्बिंग रॉड। मैं बोरॉन लिख देता हूं, बोरॉन भी हो सकता है, कैडमियम भी, दोनों में से कोई सी भी ले लेते हैं। बोरॉन या कैडमियम की रॉड ये एब्जॉर्बिंग रॉड है। ये वाली ये न्यूट्रॉन्स को बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करती है। हमारा प्रोसेस क्या है? ब्लास्ट को स्लो करना, सारे ब्लास्ट एक साथ ना हो जाए। इसके चारों तरफ एक पाइपलाइन होती है जिसमें मॉल्टन सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। इसके अंदर होता है मॉल्टन सोडियम
या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पाइप है ना, ये पाइप, इसमें होता है मॉल्टन सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी ले सकते हो, मॉल्टन सोडियम भी प्रेशराइज, इसे कहते हैं कूलेंट। ये क्या है, बोरॉन और एडमियम एब्जॉर्बिंग रॉड, एब्जॉर्बर्स, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने वाली है। यूरेनियम क्या है, फ्यूल जिसमें ब्लास्ट होंगे। ये क्या है, मॉल्टन सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं कूलेंट। कूलेंट यहां पर होती है एक जेट और उसके आगे लगी रहती है टरबाइन, ये है टरबाइन, ठीक है बेटा। तो या बल्कि अभी टरबाइन से पहले एक चीज और बता दूं इसमें, ये जो हमारा प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ये वाटर चैम्बर से जाता है। एक चीज बनानी रह गई, पूरा ही समझा दूं ना, इसमें होता है एक बहुत बड़ा वाटर बॉयलर, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है वाटर, और यहां है जेट और यहां है टरबाइन, ठीक है बेटा, ये टरबाइन, और यहां से ये पाइप वापस आ जाता है। अब वर्किंग समझना शुरू करना, ये कंडेंसर, चल भाई शुरू करें एक एक तरफ। अच्छा, अंदर खाली जगह में क्या भरा हुआ है, पाउडर्ड MnO2, ये मॉडरेटर कहलाता है, मॉडरेटर, या इसमें होता है ग्रेफाइट पाउडर, दोनों में से कुछ भी। अब एक तरफ से सुनना शुरू करो, अपने आप पता चल जाएगा किस चीज का क्या रोल है। ये न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत कम कर देता है। अब सुनो, एक न्यूट्रॉन आएगा, यूरेनियम से टकराएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से 2 न्यूट्रॉन बोरॉन या कैडमियम की रॉड एब्जॉर्ब कर लेगी, एक न्यूट्रॉन जाएगा, यूरेनियम से टकराएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन मान लो एब्जॉर्ब हो गए, एक न्यूट्रॉन आगे चला गया, यूरेनियम से टकराएगा, ब्लास्ट होगा। तो बताओ, चेन रिएक्शन में पहले एक न्यूट्रॉन, एक ब्लास्ट हुआ था, फिर 3 ब्लास्ट हुए थे, फिर 9 ब्लास्ट हुए थे, फिर 27 ब्लास्ट हुए थे। यहाँ क्या हो रहा है, पहले एक ब्लास्ट, फिर एक ब्लास्ट, फिर एक ब्लास्ट, यानी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी। मान लो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बोरॉन रॉड को ऊपर खींच दो, ये जो वायर है इनसे रॉड को ऊपर खींचा जा सकता है, नीचे किया जा सकता है। बोरॉन रॉड को ऊपर खींच दो तो एक की बजाय 2 न्यूट्रॉन टकराएंगे, 2 ब्लास्ट होंगे। तो यदि आप चाहते हो ज्यादा ब्लास्ट हो, ज्यादा एनर्जी पैदा हो, तो बोरॉन रॉड को ऊपर खींच दो, न्यूट्रॉन ज्यादा टकरा जाएंगे। और आप चाहते हो कम ब्लास्ट हो, तो बोरॉन रॉड को नीचे कर दो, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप चाहते हो ब्लास्ट होने बंद हो जाए, बोरॉन रॉड बिल्कुल नीचे कर दो, बिल्कुल नीचे, तीनों के तीनों न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, ब्लास्ट बंद, रिएक्टर रुक गया। तो हमारे कंट्रोल में ज्यादा ब्लास्ट करने हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में है, कम ब्लास्ट करने हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में। इससे हम अपनी डिसाइडेड एनर्जी पैदा कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी जनरेट करनी है। इसके अलावा न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो कर देता है मॉडरेटर, ग्रेफाइट पाउडर, ठीक है, या पाउडर्ड MnO2। ये न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करने से ब्लास्ट रुक रुक के होते हैं। मान लो न्यूट्रॉन तेजी से जा रहा है, ब्लास्ट हुआ, धड़, फिर ब्लास्ट हुआ, धड़, फिर ब्लास्ट हुआ। तेजी से जा रहा है तो जल्दी जल्दी ब्लास्ट होंगे, तेजी से एनर्जी निकलेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन धीरे जा रहा है, ब्लास्ट हुआ, न्यूट्रॉन निकले, धीरे 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 तसल्ली से जा रहे हैं, टकराए, फिर ब्लास्ट हुआ, यानी पहले ब्लास्ट से काफी देर बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, तो एनर्जी रुक रुक के मिलेगी। जब नया ब्लास्ट होगा तो उससे पहले हम पुरानी एनर्जी को हटा लेंगे। तो समझ में आ गया, यूरेनियम फ्यूल है, इसमें ब्लास्ट होते हैं। बोरॉन और कैडमियम ये एब्जॉर्बिंग रॉड्स हैं, कंट्रोलिंग रॉड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती हैं कि ब्लास्ट कितने हो कितने ना हो। MnO2 और ग्रेफाइट पाउडर, दोनों में से कोई एक इसमें भरा रहता है, वो न्यूट्रॉन को स्लो करता है, इसे कहते हैं मॉडरेटर। नोट्स आप बना लेना, इसके शायद शीट में प्रिंट नहीं है।
अब आता है बाहर क्या है, सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इसे कूलेंट क्यों कहते हैं? जब अंदर ब्लास्ट होते हैं तो हीट बनती है, हीट बनने से ये मेल्ट हो जाता है और बहुत गर्म हो जाता है। ये गर्म सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड पानी के बॉयलर में से आता है और यहां अपनी सारी एनर्जी पानी को देकर के ठंडा होके चला जाता है। यहां आया, फिर यहां ब्लास्ट हुए, वो फिर गर्म हो गया, फिर गर्म हो गया, यहाँ की हीट को ले गया और पानी को दिया और वापस आ गया। तो यहां से हीट ले जाता है, वाटर बॉयलर को देके आ जाता है, यहां से हीट ले जाता है, वाटर बॉयलर को दे करके आ जाता है। तो यानी कि ये यहाँ की हीट को पानी में ट्रांसफर कर रहा है, यानी इसे ठंडा रख रहा है, तभी इसी का नाम है कूलेंट। अब क्या होगा, इस यहाँ की हीट वाटर बॉयलर में आ गई तो पानी उबलने लगता है, जिससे बनती है स्टीम, और वो बहुत तेजी से स्टीम बाहर निकलती है और वो स्टीम टकराती है टरबाइन के ब्लेड से, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगती है और टरबाइन के घूमने से बनती है बिजली। फिर वो स्टीम नीचे आती है, कंडेंसर में ठंडी होकर दोबारा पानी बन जाती है और पानी बन के फिर बॉयलर में आ जाती है। ये साइकिल चलता रहता है, वाटर का साइकिल। ये चल रहा है सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब माइक खोलो, देख लो, क्योंकि यही मेन टॉपिक था आज का। बोलो, रेडी? सबसे पहले बताओ बेटा, फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड किसे, कौन से मटेरियल से बनी होती है? यूरेनियम। और कंट्रोल रॉड या एब्जॉर्बिंग रॉड? कैडमियम या बोरोन। बोरोन या कैडमियम। इसका काम क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना। और न्यूट्रॉन को स्लो कौन करता है बेटा? MnO2 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, जो हीट बनती है उस हीट को के कारण, नहीं तो ये पिघल जाएगा हीट से, तो उस हीट को यहां से पानी में ट्रांसफर कौन करके आता है? सोडियम, मॉल्टन सोडियम या प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहां से हीट को किसे देके आता है? वाटर बॉयलर को। वहां पे पानी उबलने लगता है, स्टीम बनती है और स्टीम का जेट घुमाता है टरबाइन को, टरबाइन से बिजली बनती है और यहां से ये वापस आ जाता है पानी, कंडेंसर उसे पानी में बदल देता है ठंडा करके और फिर ये वापस। तो ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। इसी के साथ एटम्स चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। कल से एटम्स के न्यूमेरिकल और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की थ्योरी की वीडियो दोबारा भेजनी शुरू कर दूंगा, यदि आप पे ना हो तो। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना शुरू कर दो, 3 दिन का समय है आपके पास, 3 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे। इस बीच में ड्यूअल ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन पूरा रिवाइज करके रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।